हम लोग की। अब ज्योग्राफी में कुछ नया शुरू करते हैं। क्लाइमेटोलॉजी में हमारे ज़्यादातर टॉपिक हो गए हैं, 2 टॉपिक रह गए हैं, बट उनको मैंने जानबूझ के बाद के लिए छोड़ा हुआ है, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। अच्छा, तो अब हम शुरू करते हैं, थोड़ा अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। अर्थ में जहाँ हम रहते हैं, अर्थ के अंदर क्या है। भाई शुरुआत के लेक्चर्स में याद कीजिए, हमने देखा था सोलर सिस्टम में कि अर्थ कैसे बनी थी। अर्थ बनी थी सूरज से टूटकर, सूरज से कुछ मैग्मा बाहर आ गया और मैग्मा बाहर होकर आकर के ठंडा हो गया और ठंडा होकर के वो चट्टान बन गया। मैग्मा क्या होता है? मैग्मा होता है पिघली हुई चट्टान। जो रॉक जो होती है, जब वो पिघल जाती है, भाई कोई भी चीज़ गर्म करो तो पिघलेगी, वो तो हर चीज़ को पिघलना है गर्म करके। तो लोहे को गर्म करेंगे तो पिघल जाएगा, आप प्लास्टिक को गर्म करेंगे पिघल जाएगा, आप रॉक को, पत्थर को गर्म करेंगे तो वो भी पिघल जाएगा, ठीक है। तो उसको पिघल के क्या बनेगा? मैग्मा बनेगा साहब। तो इसी प्रकार से मैग्मा थी हमारी अर्थ। तो मैग्मा थी, फिर धीरे धीरे करके घूम घूम के वो उसकी ऊपर वाली जो लेयर थी वो ठंडी हो गई। नाउ अर्थ के बारे में बेटा मैं एक बड़ी देखो अच्छी बात आपको बताऊं मैं, कि जो हमारी अर्थ है उसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है हमको बहुत ज़्यादा नहीं पता है। हमको थोड़ी बहुत चीज़ें तो पता है, बहुत ज़्यादा नहीं पता हम लोग को, क्योंकि हम अंदर उसके जा ही नहीं पाते हैं। क्या हुआ कि अर्थ पूरा मैग्मा था। अब मैग्मा था तो वो उस मैग्मा का ऊपर की जो लेयर थी वो 30-40 किलोमीटर की जो परत है वो तो ठंडी हो गई है, लेकिन अंदर मैग्मा अभी भी, अंदर का जो पदार्थ है वो भी अभी भी गर्म है और भयंकर गर्म है अंदर। अर्थ कितनी गहरी है बच्चों? अर्थ की जो रेडियस है वो है 6371 किलोमीटर। एवरेज रेडियस उसकी जो है, हम जानते हैं कि पोल्स पर थोड़ी सी वो रेडियस कम है, यहाँ इक्वेटर पर थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन एवरेज रेडियस उसकी 6371 किलोमीटर है। और हम उसके अंदर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे अंदर जाते हैं हर 34 किलोमीटर नीचे, 34 मीटर ऊपर जाने पर, हर 34 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसलिए मैक्सिमम हम लोग करीब 1.5-2 किलोमीटर तक अंदर गए हैं। उसके अंदर हम जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जाएंगे तो बेटा मशीनें भी पिघल जाएंगी। तो अब देखो ये बड़ी विडंबना ही है, ये बड़ी अजीब सी बात है कि ऊपर तो हम लोग मार्स पर जाने की बातें कर रहे हैं और अर्थ के अंदर हम लोग 2 किलोमीटर जा पा रहे हैं मैक्सिमम। अंदर पता ही नहीं हमको है क्या। अंदर 6371 किलोमीटर जाना है, गए हम खाली 2 किलोमीटर है। तो अंदर क्या है हमको वास्तविकता में नहीं पता क्या है। हाँ, कुछ थ्योरीज हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट हमने किए हैं, उससे अंदाजा लगाया कि अंदर क्या है। वो भी बात करेंगे हम लोग कि इंटरनल स्ट्रक्चर अर्थ का क्या क्या है, क्या क्या थ्योरीज क्या क्या करती हैं। बट आज उसके बारे में तो हल्की फुल्की बातें करेंगे और थोड़ी ऊपर की बातें करेंगे। तो अर्थ का प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि भाई ऊपर की जो लेयर है वो तो ठोस हो गई है, जम गई है, लेकिन अंदर सब गरम गरम है। ये ऐसा ही है जैसे कि कोयला होता है, कोयले को गर्म करो, फिर जब कोयला ठंडा होता है तो उसकी ऊपर की लेयर तो लगता है कि ठंडी हो गई, लेकिन अंदर सब गरम गरम होता है। तो इतना जरूर है कि अंदर क्या है इस बारे में कई सारी थ्योरीज आई, और एक थ्योरी ये भी है कि भाई कोई भी लिक्विड चीज जब घूमती है तो उसके सारे भारी पदार्थ सेंटर में चले जाते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था बाल्टी के पानी का, कि आधी बाल्टी पानी भरी है, उसके अंदर कुछ कंकड़ पत्थर डालिए और उस पानी को जोर से ऐसे घुमाइए और हाथ बाहर निकाल लीजिए। जब पानी घूमेगा तो सारे कंकड़ पत्थर सेंटर में चले जाते हैं। तो जब भी कोई लिक्विड चीज घूमेगी तो सारे भारी पदार्थ उसके सेंटर में चले जाएंगे और हल्के पदार्थ बाहर चले जाएंगे। इसलिए यह तो अंदाजा लगाया जाता है कि इसका जो सेंटर है वो बहुत भारी है, बहुत भारी है। बाहर थोड़ा कम डेंसिटी वाला मामला है, और ऊपर की जो लेयर है, ये लेयर जो है ये बहुत ही हल्की है बाकी अर्थ के कंपैरिजन में। ये जो ऊपर की जो लेयर है ये बहुत हल्की है। जैसे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सुएज साहब ने ये कहा था कि भाई मैं कौन सी चीज कितनी गहराई पर रहती है तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इसका केमिकल कंपोजिशन जरूर आपको बता सकता हूं। तो उन्होंने इसको नाम दे दिया था, ऊपर वाली जो लेयर है जहां पर हम रहते हैं इसको उन्होंने कहा था सियाल। उन्होंने कहा साहब ये जो लेयर है वो सिलिका की बनी है और एल्यूमिनियम की बनी है, इसलिए उन्होंने इसको बोला सियाल। जो बीच वाली लेयर है उसको उन्होंने बोला सीमा, SIMA। उन्होंने कहा साहब बीच वाली लेयर जो है वो सिलिका की बनी है और मैग्नीशियम की बनी है। हालांकि मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है Mg होता है, बट उन्होंने उसको सीमा बोला, तो Ma यहां पर मैग्नीशियम है। और बोले सेंटर जो है वो ये तो बहुत भारी है, ये तो बहुत डेंसिटी वाला मामला है यहां। तो इसको उन्होंने बोला निफे, NIFE। उन्होंने कहा कि साहब जो सेंटर है उसका डेंसिटी बहुत ज्यादा है और वो निकिल का बना है और फेरियम का बना है। फेरियम जो कि आयरन का ही एक फॉर्म है।
तो सियाल, सीमा, निफे 3 उसके लेयर हैं, ऐसा हमको बताया गया। खैर हमने समझा उन बातों को, मैं ठीक है भाई होगा ऐसा, क्योंकि जब किसी चीज़ को हम जानते नहीं हैं तो मानना पड़ता है सारी चीज़ें कि ठीक है साहब होगा, और ये बात ठीक है कि ऐसा ही कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर हम अर्थ के ऊपरी स्ट्रक्चर की बात करें, अब हम उसकी बात करेंगे जहाँ पर हम रहते हैं। अब हम जहाँ रहते हैं हमको अर्थ कैसी नज़र आती है? भाई नक्शा तो आपने टांगी रखा है अपने घर के अंदर, तो नक्शे में आप देखते हैं कि भाई कहीं नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, कहीं अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है, और बहुत सारे ओशियंस हैं, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन है, आर्कटिक ओशन है, बहुत सारे बड़े बड़े सागर हैं, बहुत सारे महासागर हैं, बहुत सारे छोटे छोटे सागर हैं। तो ज़मीन थोड़ी कम है, पानी बहुत ज़्यादा है, पानी करीब 70% है, ज़मीन खाली 30% के आसपास है। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था। एक आदमी आया जिसका नाम था आर्थर होम्स। आर्थर होम्स, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, उस कॉन्सेप्ट का नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अभी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो उन्होंने ये कहा कि सर आप कहते हैं आज हम जो अर्थ को देखते हैं, अर्थ शुरुआत में वैसी नहीं थी। मतलब ये हमारी मान लीजिए अर्थ है, और अभी हम देखते हैं कि कहीं अफ्रीका है, कहीं एशिया है, भाई पूरा बिखरा हुआ है सब कुछ। उन्होंने कहा सब शुरू में ऐसा नहीं था। शुरू में जितना भी लैंड मास है, जितना भी जमीन है, वो सब एक साथ ही चिपकी हुई थी। जितनी भी लैंड एरिया है वो सब एक ही जगह पर था, और उसके बाहर एक बड़ा सा महासागर था, बड़ा सा ओशन था। ऐसे 4-5 ऐसे करके ओशन नहीं थे, ना छोटे छोटे सी थे, एक बड़ा सा लैंड एरिया बीच में, बाकी चारों तरफ एक ओशन है। ये जो लैंड एरिया है इसको उन्होंने नाम दिया है, किसने? आर्थर होम्स ने। इन्होंने इसको बोला है पेंजिया। क्या बोला है? पेंजिया। और जो बाहर जो ये सागर, महासागर था, इसको नाम दिया है उन्होंने पेंथालासा। पेंथालासा मतलब उन्होंने बोल दिया है इसको पेंथालासा, कुछ भी नाम रख सकते थे। उन्होंने कहा साहब पहले ऐसा था। बोले साहब फिर क्या हुआ? बोले फिर ये पेंजिया 2 टुकड़ों में टूट गया। ये जो पेंजिया था ये 2 टुकड़ों में टूट गया, मतलब ये जो नॉर्थ वाला पोर्शन है वो ये रह गया, और साउथ वाला पोर्शन वो यहां आ गया, और बाहर तो एक बड़ा सा ओशन है ही। और ओशन का क्या नाम है? ओशन का नाम है पेंथालासा। बोले पेंथालासा हो गया, और पेंजिया 2 भागों में टूट गया। और पेंजिया का जो नॉर्दर्न भाग था उसको बोला गया लॉरेशिया। इस नॉर्दर्न भाग को बोला गया लॉरेशिया, और सदर्न पार्ट को बोला गया गोंडवाना। लोरेशिया या गोंडवाना, ठीक है। और अब यहां पर एक नया सागर बनता है, नया समुद्र बना यहां पर दोनों के बीच में। और ये पहली बार जो सागर बना अलग से, इसका नाम था टेथिस सी। इसको नाम दिया गया टेथिस सागर या टेथिस सी। और इस घटना को, इस इंसिडेंस को बोलते हैं ओपनिंग ऑफ टेथिस। क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज ओपनिंग ऑफ टेथिस सी। ठीक है भाई, टेथिस बन गया। बोले अब क्या हुआ? अब सर यह हुआ कि लोरेशिया ऊपर टूटता रहा, गोंडवाना भी नीचे ऐसे टूटता रहा, और टूट टूट कर ये अलग 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 बिखर के अलग अलग चीज बन गया। मतलब लोरेशिया से जो अर्थ के नॉर्थ वाले पोर्शन है, मतलब लोरेशिया ने क्या क्या बनाया? लोरेशिया ने बनाया आपका नॉर्थ अमेरिका बनाया, यूरोप बनाया, एशिया बनाया, और इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो बनाया। और गोंडवाना ने क्या बनाया? गोंडवाना ने साउथ वाली सारी चीजें बनाई। साउथ में क्या क्या है? साउथ अमेरिका बनाया, नक्शा सामने रख लीजिएगा आप लोग, है ना। साउथ अमेरिका, मैं भी नक्शा बनाऊंगा वैसे। साउथ अमेरिका बनाया, अफ्रीका बनाया, देन अंटार्कटिका बनाया। अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट है, आप शायद पता होगा आपको, है ना। अच्छा, एंड ऑस्ट्रेलिया बनाया, और
पेनिनसुलर इंडिया बनाया, पेनिनसुलर इंडिया, या प्रायद्वीपीय भारत बनाया। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना इंडिया का, इसको प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप टेक्निकली उसको बोला जाता है पेनिनसुला, जो ऐसा लैंड का एरिया जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, उसको बोलते हैं प्रायद्वीप या पेनिनसुला। तो ये प्रायद्वीप हो गया, तीन तरफ से इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी। तो जो ये वाला पार्ट है इंडिया का, वो इसने बनाया और ये वाला पार्ट इसने बनाया है। अभी समझेंगे आगे एक्चुअली हुआ क्या था और कैसे हुआ था। तो लोगों ने कहा सर आपने ये जो बताया है, अच्छा सर। तो बोले सर अभी फिर क्या हो रहा है? बोले अभी भी ऐसा हो रहा है क्या? बोले सर हाँ अभी भी ऐसा हो रहा है, अभी भी सारी चीज़ें मूव कर रही हैं और यहाँ से वहाँ मूव कर रही हैं। हम आज इस बात को जानते हैं कि ऐसा हो रहा है, इन्होंने बहुत पहले बताया था इस बात को। तो लोगों ने कहा यार तुम फालतू बात कर रहे हो, कि कोई प्रूफ है तुम्हारे पास इस बात का? बोले हाँ सर प्रूफ है। तो उन्होंने 3-4 प्रूफ दिए, इसको नोट कर लीजिए आप, जो मैंने बोला है उसको लिख लीजिएगा अपनी लैंग्वेज में, इसको नोट कर लीजिए, बना लीजिएगा इस चित्र को। तो उन्होंने इनसे पूछा भाई साहब आपके पास कोई प्रूफ है, ऐसे ही तुम हवा में बातें कर रहे हो? बोले हाँ सर कुछ प्रूफ्स हैं, बता रहा हूँ मैं आपको क्या क्या प्रूफ है। तो बोले बताइए। तो सर बोले कि सर आप ही बताते हैं। तो मैं आपको अभी नक्शा बना के ज़रा बताता हूँ। अब जैसे नक्शा बनाए हम लोग वर्ल्ड का, तो ये हमारा हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका। नक्शा बनाना आपको भी सीखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि परफेक्ट नक्शा आपको बनाना आना चाहिए, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए उस नक्शे का। देन दिस इज अफ्रीका, देन दिस इज यूरोप, दिस इज साउथ ईस्ट एशिया, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, फिनलैंड, ग्रीनलैंड। ठीक है, मेन चीज़ मैंने आपको बना दी। और ये है आपकी इक्वेटर 0 डिग्री की। तो उन्होंने ये बताया कि बोले साहब ऐसा है, आप अगर इस नक्शे को ध्यान से देखो, और अगर आप अपने नक्शे को ध्यान से देखो, तो ये इसमें सेट हो जाता है, ये इधर सेट हो जाता है, और ये इधर सेट हो जाता है। सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ एक साथ मिल जाती हैं, बिल्कुल ऐसे बना हुआ है। मतलब आप अगर पेपर से कटिंग करें इस नक्शे की, तो सारे नक्शे को आप एक साथ लगभग जोड़ सकते हैं। तो बोले साहब देखिए ये प्रूफ है इस बात का कि सब एक साथ थे, टूट के अलग हुए। तो लोगों ने कहा साहब हाँ ठीक है, ये बात आपकी ठीक है, बट ये एक बाई चांस भी हो सकता है, ये एक संजोग भी हो सकता है, ये बाई चांस ऐसा हो गया हो। तो बोले हाँ सर बिल्कुल हो सकता है, कुछ और थ्योरीज भी मेरे पास है। बोले बताइए। बोले सर मेरा ये कहना है कि यहाँ पर जो डायनासोर है वो पाया जाता था सर। अब यहाँ जो डायनासोर पाया जाता था वो यहाँ पे पाया जाता था, ठीक है समझ में आता है, यहाँ भी मिलता था समझ में आता है, लेकिन वो डायनासोर यहाँ कैसे पहुँच गया? वो डायनासोर जो अफ्रीका में था साउथ अमेरिका कैसे पहुँच गया? उसके फॉसिल हमको साउथ अमेरिका से भी मिलते हैं, क्योंकि समुद्र पार करके भाई डायनासोर ऐसी चीज़ थोड़ी है जो पहुँच जाएगा, नहीं पहुँच सकता सर। तो यहाँ कैसे पहुँच गया डायनासोर? यहाँ कैसे पहुँच गया डायनासोर? यहाँ कैसे पहुँच गया? तो ये सिर्फ इसलिए पहुँच सकता है ताकि जब अगर ये सब मिले होंगे आपस में तो पहुँचा होगा, अदरवाइज पहुँचना पॉसिबल नहीं था। बोले ठीक है सर, और बताइए और कुछ प्रूफ है? बोले हाँ सर और भी हैं। बेटा जो रॉक बनती है, चट्टानें जो बनती हैं, चट्टानों के बनने पर बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। उसमें टेम्परेचर एक है, वहाँ की जो क्लाइमेट है, जलवायु कि कितनी बारिश हो रही है, कितनी ह्यूमिडिटी है, कितनी सर्दी है, कितनी गर्मी है, वो सब फैक्टर से रॉक्स बनती हैं। और रॉक्स बनना लाखों सालों की प्रोसेस है, बहुत जल्दी नहीं बनती, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं रॉक्स को बनने में। तो इसने कहा कि साहब ये बताइए, यहाँ की रॉक, यहाँ की रॉक और यहाँ की रॉक, ये सब, और यहाँ की रॉक्स ये आपस में मिलती कैसे हैं? ये सारी रॉक्स अलग अलग टेम्परेचर पर हैं, फिर भी मिलती हैं। क्यों मिलती हैं? आपस में एक जैसी कैसे हैं? मोरओवर यहाँ पर हमको ऐसे निशान मिलते हैं कि यहाँ बर्फ पाई जाती थी, यहाँ पर हमारे को ऐसी रॉक मिलती है कि यहाँ पर बर्फ पाई जाती थी, स्नो थी, बिल्कुल ग्लेशियर जमे हुए थे। और वही निशान हमको यहाँ अंटार्कटिका में मिलते हैं। चलो अंटार्कटिका तो समझ में आता है, अंटार्कटिका में तो आज भी बर्फ है। तो यहाँ बर्फ कैसे है, यहाँ बर्फ कैसे है? तो यहाँ तो बर्फ हो नहीं सकती, क्योंकि तो ट्रॉपिकल रीजन में है। ये मकर रेखा है, ये कर्क रेखा है, ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर है, तो यहाँ तो बर्फ होगी नहीं। तो ये सिर्फ तब पॉसिबल है कि जब ये प्लेसेस यहाँ नहीं थे, ये प्लेसेस कहीं यहाँ थे, ऐसी जगह थे कि यहाँ पर बर्फ थी। तो इन सब चीज़ों से को जब उसने बताया तो लोगों ने कहा हाँ सर आप बात सही कह रहे हैं कि भाई ये थ्योरी थी, ऐसी थ्योरी जो है थी। बात ठीक है सर, मान गए सर आपकी बात? बोले हाँ सर बिल्कुल मानना पड़ेगा आपको। तो बोले साहब ऐसा हुआ क्यों? बोले सर इसमें ज़्यादा तो नहीं पता मुझे कैसे हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सूरज और चंद्रमा जो है
उसकी ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज्यादा हो गई और उसने अर्थ को टुकड़ों में तोड़ दिया। तो इस बात को लेकर के लेकिन फिर विवाद हो गया, क्योंकि साइंटिस्ट ने कहा, वैज्ञानिकों ने कहा कि साहब ऐसा है कि अगर ग्रेविटेशन फोर्स सूरज और चंद्रमा की इतनी ज्यादा हो जाएगी कि अर्थ के टुकड़े कर सके इसकी सरफेस के, तो अर्थ घूमने ही रुक जाती, फिर अर्थ घूमती ही नहीं, तो ये तो गलत है। तो आर्थर होम्स ने कहा, इसने एल्फ्रेड वेगनर ने कहा, ये एल्फ्रेड वेगनर ने दिया था ये थ्योरी जो है, ठीक है। तो एल्फ्रेड वेगनर ने दिया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो एल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि सर ऐसा है कि हाँ, क्यों हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा हुआ था और संसार ने भी मान लिया, दुनिया ने भी मान लिया ऐसा हुआ था। जैसे ये इंडिया यहां पर है ना, तो इंडिया यहां था नहीं, वास्तव में ये इंडिया कहीं यहां था और यहां से जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है वो ऊपर करके गया और यहां जाकर के टकराया है जाकर के। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये सारी चीजें अभी भी मूव कर रही हैं और लगातार मूवमेंट सबका चल रहा है, यहां से वहां लगातार मूवमेंट चल रहा है। इस बात को समझाया कि ऐसा कैसे हुआ, इसमें एक थ्योरी ने, अगली थ्योरी ने इस बात को समझाया और उस थ्योरी का नाम है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, TECHTONIC, टेक्टोनिक थ्योरी, या इसको हिंदी में कहते हैं प्लेट विवर्तनिकी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो हेडिंग डाल लीजिए अगला, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। आपने आर्थर होम्स का वो थ्योरी तो लिख ही लिया होगा, आई होप। जो मैंने समझाया है बस वही आपको लिख लीजिएगा, समझना ज़्यादा जरूरी है, उसको लिखना ज़्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें से थ्योरी में से बनता नहीं है, बट हाँ फिर भी आपको समझना जरूरी है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ये जो थ्योरीज या जो भी चीज़ें बेटा मैं नहीं लिखाता हूँ आपको, समझा देता हूँ, तो वो आपको लिखनी है अपनी भाषा में। और उसके अलावा जो मेरे पीडीएफ के जो पीडीएफ फाइल्स पड़ी हुई हैं मेरे, तो उनसे आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। या कुछ टॉपिक की नहीं पड़ी होगी तो आने वाले समय में आपको बहुत जल्दी वो मिलने वाली है। वैसे इन सब टॉपिक्स की तो मिल ही जाएंगी आपको, सब पड़ी हुई हैं, तो आप वहाँ से ले लें नोट्स। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो क्या है, देखो 1962 में एक आदमी था जिसका नाम था हैरी हेस। ये 1962 की बात है। उन्होंने ये थ्योरी दी थी और उस थ्योरी की सहायता से ना सिर्फ उन्होंने इसको समझाया कि ये क्यों हुआ, बाकी आज भी हम बहुत सारी चीजें इस बारे में समझ पाते हैं कि साहब ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने क्या क्या बताया उसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं उसको, ठीक है। देखो उन्होंने क्या कहा, आप कोशिश कीजिएगा आप समझने की इसको। देखो ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अर्थ की जो ऊपर की जो लेयर है जहां पर हम लोग रहते हैं, पूरे गोल नहीं बनी, एक गोल बनाने का बड़ा समस्या है यार, मुझसे गोला नहीं बनता। कोशिश करते हैं, चलो एक बार और। ओके बेटर। तो ये जो हमारी अर्थ है, तो इसमें ऊपर की जो वो पतली सी जो लेयर है, जो 30 किलोमीटर से करीब कहीं कहीं 100 किलोमीटर मोटी भी है, कहीं कहीं 11-12 किलोमीटर मोटी ही रह जाती, मतलब एक पतली सी परत है अर्थ के कंपैरिजन में, जो ठंडी है जहां पर हम लोग रहते हैं। अर्थ तो 6300 किलोमीटर गहरी है, उसमें सिर्फ 30 किलोमीटर मोटी मैंने लेयर बनाई है। इसको हम लोग क्रेस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। हिंदी में भी इसको क्रेस्ट ही कहा जाता है। तो ये क्रेस्ट है ऊपर जिस पर हम लोग रहते हैं। अंदर एक बहुत ही ठोस कुछ है जिसको हम कोर कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोर, जो बहुत ही हार्ड है, जिसका डेंसिटी बहुत ज्यादा है। और यहां पर बीच में एक सेमी लिक्विड टाइप की एक चीज है यहां पे, जो पूरी तरह लिक्विड नहीं है, पूरी तरह सॉलिड नहीं है, वो यहां पर है, जहां से मैग्मा वगैरह बाहर आता है, आप ऐसे मान लो। और यहां पर आप ऐसे लिख लीजिए, बल्कि यहां मैं लिख देता हूं, यहां मैग्मा भरा हुआ है। मैग्मा का मतलब क्या होता है? मैग्मा इज इक्वल टू होता है लावा प्लस गैस।
लावा और गैस के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं मैग्मा। जब ज्वालामुखी फटता है तो गैस ऊपर चली जाती है और लावा बाहर ऐसे करके बह जाता है। ये सीधे सीधे ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि व्हाट इज मैग्मा। मैग्मा इज लावा प्लस गैस। तो लावा है, मैग्मा है अंदर। अब मैग्मा बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी उसके अंदर हैं। तो इसमें इतनी ज्यादा एनर्जी रहती है कि वो एनर्जी यहां से वहां मूव करती रहती है। अब ये लिक्विड है, सेमी लिक्विड, और आपको मालूम है कि सेमी लिक्विड या लिक्विड में जो हीट का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो हीट यहां से वहां जाती है, वो कैसे जाती है? वो कन्वेक्शन के थ्रू जाती है, वो संवहन के थ्रू जाती है। संवहन याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि जब पानी गर्म करते हैं तो ये पानी मान लीजिए गर्म किया तो यहाँ ये एटम गर्म हुआ, गर्म होकर ऊपर चला गया और फिर ठंडा एटम नीचे आ गया, फिर ये ऊपर गर्म नीचे, इस प्रकार। तो इसको बोलते हैं संवहन, कन्वेक्शन, और उसको बोलते हैं कन्वेक्शन शेल। तो ये क्योंकि लिक्विड है तो यहां पर कन्वेक्शन शेल बनेंगे। तो मान लेते हैं कि यहां पर दो कन्वेक्शन शेल में बनाता हूं, एक संवहन कोश या कन्वेक्शन शेल इस टाइप से बन रहा है, इस प्रकार से बन रहा है, और दूसरा कन्वेक्शन शेल मान लीजिए उसकी डायरेक्शन इस टाइप से है। ठीक है, अब तो मतलब ये एक संवहन कोश है, कन्वेक्शन शेल है, और दिस इज ऑल्सो कन्वेक्शन शेल, संवहन कोश। अब ध्यान दीजिए, पतली सी ऊपर परत है सिर्फ 30 किलोमीटर, नीचे 6371 किलोमीटर। अब ये इसको इधर मूव करा रही है और ये इसको इधर मूव करा रही है, ऐसे करके, ऐसे करके। तो अगर ये प्रेशर ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, अत्यंत ज्यादा हो गया, तो क्या होगा? ये बीच में से ये जो ऊपर क्रस्ट है ये टूट जाएगी, क्रैक हो जाएगी कि नहीं? तो जब ये प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो ये इसको इधर भेजने की कोशिश करेगा और इसको इधर भेजने की कोशिश करेगा, और यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर ये मैग्मा धीरे धीरे करके बाहर आएगा। ये अभी ये वोल्केनो नहीं बनेगा, यहाँ पे ज्वालामुखी नहीं होगा कि ये धड़ाम से बाहर आया। ज्वालामुखी कैसे बनेगा अभी हम बताएंगे इसके बाद वाले लेक्चर में वो सब चीजें। तो ये मैग्मा धीरे धीरे करके बाहर आ जाएगा, और मैग्मा बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? कुछ समय में ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होकर के एक रॉक बनाएगा, एक चट्टान बनाएगा, और यहां पर एक नई जमीन बन जाएगी जो पहले नहीं थी। लेकिन इसी समय आप ये भी अंदाजा लगाइए कि ये प्लेट, ये जो ऊपर का टुकड़ा है, इधर जाएगा कहां? जगह तो है नहीं भाई, इधर कहां जाएगा, कहां मूवमेंट करेगा? जब ये प्रेशर डालेगा तो क्या होता है, यहां पर कहीं पर ये टुकड़ा ऐसे करके नीचे चला जाएगा। जब प्रेशर ज्यादा पड़ा तो ये टुकड़ा अंदर चला गया। अब जो अंदर चला जाएगा तो वो मैग्मा के अंदर चला जाएगा और मैग्मा में बदल जाएगा, वो पिघल जाएगा। तो यहां एक जमीन, रॉक जो थी वो मैग्मा के अंदर चली गई, मतलब सर्वनाश हो गया उसका, खत्म हो गई वो, और नई जमीन यहां पर बनती चली आई। और धीरे 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 करके अब यहां पर एक ऐसा पैटर्न बन गया कि धीरे 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 करके ये पूरा टुकड़ा नीचे चलता चला जाएगा, और यहां पर नई जमीन यहां पर लगातार बनती जाएगी। समझ रहे हैं आप कि नया चीज का निर्माण हो रहा है, पुरानी चीज का निर्माण लगातार, पुरानी चीज लगातार खत्म होती जा रही है, और ये मैग्मा के अंदर जाती जा रही है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा जरा। ये मैग्मा के अंदर जाती जा रही है। तो इस प्रकार से ये जो एक टुकड़ा है वो बाकी जमीन से अलग हो गया, और इसी टुकड़े को हम कहते हैं प्लेट। क्या कहते हैं इस टुकड़े को? हम प्लेट कहते हैं। ऐसी 100 के करीब प्लेटें दुनिया में हैं। बड़ी प्लेटें 6 हैं जो नासा बताता है, और छोटी प्लेटें 20 के आसपास हैं। और यही प्लेट आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि ये एक ग्लोब है, और ग्लोब के मैग्मा के ऊपर जो क्रस्ट है वो ऐसे करके तैर रही है। समझ रहे हैं आप? ऐसे करके क्रस्ट उस मैग्मा के ऊपर ऐसे करके तैर रही है। भाई ऐसे बोलेंगे तैर रही है। दूसरी बात जो कंफ्यूजन होता है अक्सर, समुद्र पे नहीं तैर रही है अर्थ। इनफैक्ट समुद्र, ओशन भी इस प्लेट के ऊपर ही है। यहां आप समझ लीजिए, यहां ओशन है, यहां पर एक ओशन बना हुआ है, यहां ओशन बना हुआ है। तो जब ये मूवमेंट करती हैं तो समुद्र भी इसके साथ मूव कर रहा है, मतलब उस प्लेट के ऊपर कहीं कहीं पानी भरा हुआ है तो वो भी मूव कर रहा है संग संग। तो ये सब प्लेटें हैं, इसी से सब कुछ जो है एक्सप्लेन किया जाता है। फटाफट लिख लीजिए 2 बातें इसके अंदर, इस फिगर को बनाने के बाद लिखिए। लिखिए मैग्मा में उपस्थित संवहन तरंगे, द कन्वेक्शन वेव्स प्रेजेंट इन मैग्मा, क्रस्ट पर दबाव डालती हैं, प्रेशराइजेज द क्रस्ट, क्रस्ट पर दबाव डालती हैं, प्रेशराइजेज द क्रस्ट, जिससे क्रस्ट कुछ
छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, बिकॉज ऑफ विच क्रस्ट गेट्स डिवाइड इनटू सम स्मॉल पीसेस। अब इतने स्मॉल भी नहीं है, ये लाखों किलोमीटर एरिया के होते हैं, है ना, में टूट जाती हैं इन स्मॉल पीसेस। इस एक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। दिस वन पीस इज नोन एज प्लेट, जो मैग्मा के ऊपर तैरती रहती हैं, एंड दे कीप ऑन फ्लोटिंग ओवर द मैग्मा। इसका कारण मैग्मा में उपस्थित संवहन कोश हैं। द रीजन फॉर दिस मूवमेंट इज द कन्वेक्शन शेल प्रेजेंट इन द मैग्मा। मैग्मा में उपस्थित संवहन कोश हैं। नासा के अनुसार 6 बड़ी प्लेट उपस्थित हैं। देयर आर 6 लार्जर प्लेट्स एज पर दी नासा। उनके नाम लिख लीजिए फटाफट आप। उनके नाम है, नंबर 1 अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशिया प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पैसिफिक या प्रशांत प्लेट, और छठवां अंटार्कटिक प्लेट। अंटार्कटिक प्लेट, ठीक है। तो हमेशा लगातार अर्थ पर नई नई चीजें बन रही हैं और पुरानी चीजें खत्म हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया की आपको बात करूं, जैसे आप ये जानते हैं ये इंडिया जो आपका है या हमारा है, अरे इंडिया क्यों नहीं बन रहा, अब देखिए हमने ये भी समझा कि भाई प्लेट टेक्टोनिक में कैसे प्लेट बनी मैग्मा की कन्वेक्शन शेल से, और लगातार ये प्लेट जो है वो यहां से यहां मूव कर रही है और इसके अंदर जा रही है, यानी कि लगातार पुरानी चीज समाप्त होती जा रही है और नई चीज बनती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया और ये वाला इंडिया 2 अलग अलग प्लेट से बने हैं, 2 अलग अलग टुकड़ों से बने हैं। ये लोरेशिया से बना है, ये गोंडवाना से बना है, पिछले लेक्चर में बात की थी। तो आप ये समझिए कि ये प्लेट और ये प्लेट अलग अलग है और ये प्लेट इसके अंदर जा रही है, समझ रहे हैं। ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, पेनिनसुलर इंडिया, और लगातार हर साल कुछ इंचेस इसके अंदर करके जाता है, और इस टक्कर की वजह से यहाँ पर हिमालय माउंटेन बना है। भाई हिमालय कहाँ है, हिमालय यहीं तो है, वो बताएंगे हमको आज आपको कि वो हिमालय माउंटेन इसी वजह से बना है। तो यानी कि ये जब अंदर जा रहा है तो अंदर जाकर के क्या हो रहा है, मैग्मा के अंदर मिलता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। तो यानी कि एक समय आएगा कि ये सब अंदर घुस जाएगा, खत्म हो जाएगा और यहां पर कोई नहीं रह जाएगा, मतलब ये पूरा एरिया समाप्त हो जाएगा। लेकिन घबराने की दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर कि प्लेटें एक दूसरे से दूर दूर जा रही हैं, जैसे कि जो अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन के अंदर, अटलांटिक महासागर के अंदर प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं इस प्रकार से। तो दूर जा रही हैं तो लगातार वहां पर मैग्मा बनता जा रहा है और धीरे धीरे करके उस सागर के अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट बनने वाला है जो 15,000 किलोमीटर लंबा है। अभी समुद्र के अंदर डूबा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे करके उसकी हाइट बढ़ेगी और वो समुद्र के ऊपर आ जाएगा। जब ये खत्म हो जाएगा तो वो नई चीज बन जाएगी, लोग फिर वहां जाके रहेंगे। ये तो प्रकृति का नियम है, पुरानी चीज लगातार खत्म होती जा रही है और नई चीज लगातार बनती जा रही है ना। तो ये तो बेटा हर चीज के साथ में है, अर्थ पीस से बची नहीं रह गई, अर्थ के साथ में भी है। तो अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो ये जो प्लेटें हैं, प्लेटें जो मूवमेंट कर रही हैं वो 3 टाइप से मूवमेंट करेंगी। कैसे मूवमेंट करेंगी, या तो कुछ प्लेटें तो ऐसी होंगी जो एक दूसरे से दूर चली जाएंगी, कुछ प्लेटें ऐसी हैं जो एक दूसरे के दूर पास आ रही हैं और एक प्लेट दूसरे के अंदर घुस रही है। अभी जो दोनों अभी हम देखा, दूर जा रही हैं और पास आ रही हैं। एक तीसरी मूवमेंट भी होती है कि जब प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल, समानांतर ऐसे गति करती हैं, तो उसमें भी कुछ नई नई चीजें बनती हैं। तो अब इन चीजों को समझते हैं। तो एक हेडिंग डालिए, प्लेट मूवमेंट। प्लेट मूवमेंट या प्लेट गति। तो बेटा 3 तरह की प्लेट गति होती हैं, उन तीनों को हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ये प्लेटें हैं दूर जा रही हैं, तो इनका जो किनारा है, इनका जो मार्जिन है, वो कैसा, उनके कुछ नाम दिए हैं हम लोगों ने। देखिए जब प्लेटें दूर गई एक दूसरे से तो नीचे का मैग्मा ऊपर आ गया, और जब वो ऊपर आया तो यहाँ पर नई जमीन बन गई, यहाँ पर कुछ नया कंस्ट्रक्शन हुआ। तो इसलिए जब प्लेट ऐसे मूव करती है तो उसको कंस्ट्रक्टिव मार्जिन या निर्माणात्मक किनारा कहते हैं। समझ रहे ना आप। तो पहला तो होता है निर्माणात्मक किनारा या कंस्ट्रक्टिव मार्जिन। कंस्ट्रक्टिव मार्जिन में क्या होता है, इसमें जैसा मैंने बताया
कि एक प्लेट बच्चों ये है और दूसरी प्लेट ये है, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, तो क्या होगा, अंदर जो भरा है, क्या भरा है, मैग्मा। मैग्मा मीन्स लावा प्लस गैस। तो अंदर का जो मैग्मा है वो जैसी प्लेट दूर जाएगी तो धीरे धीरे करके बाहर आ जाएगा। आप समझिए, देखिए ज्वालामुखी जो होता है, वोल्केनो जो होता है, वो एक इरप्शन के साथ बाहर आता है। अंदर किसी कारण से बहुत सारा प्रेशर बन जाता है, वो प्रेशर धड़ाम से बाहर आता है, तो वो उसको वो वोल्केनिक इरप्शन है, वो अलग तरीके से बनेगा। ये कोई प्रेशर वेशर नहीं बना, ये तो ऊपर जो जगह थी वो खाली हो गई, तो अंदर का जो मैग्मा पिघल रहा था, अंदर का मैग्मा जो कन्वेक्शन वेव चल रही थी, उसकी वजह से वो धीरे धीरे करके ऊपर धीरे से आ जाता है और फैल जाता है, धीरे से आता है, फैल जाता है, जम जाता है। तो यहां पर एक नया जमीन बनती है और एक ढेर सा बन जाता है। तो ये यहां पर एक प्लेटू बनता है। प्लेटू जानते हैं क्या होता है? प्लेटू मतलब हिंदी में कहते हैं उसको पठार। देखो ये तो ऐसे होता है माउंटेन और ऐसे होता है प्लेटू। प्लेटू एक ऊंची जगह होती है जो कि ऊपर से मेज की तरह से दिखाई देती है, तो यहाँ पठार बनता है। तो इसलिए इसको कंस्ट्रक्टिव मार्जिन कहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, इसका एग्जाम्पल आपको बताऊं तो देखिए ये नॉर्थ अमेरिका है, कई बार मुझे फिगर बनाने पड़ेंगे आपके लिए, है ना। ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है ना। तो दिस इज यूरोप। तो इनके बीच में जो समुद्र है, जो सागर है, जो ओशन है, वो कौन सा है? अटलांटिक ओशन है। नक्शा बिल्कुल सामने रखिएगा एकदम से पढ़ते समय। ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, इसके बीच में कौन सा ओशन है? अटलांटिक ओशन है। तो अटलांटिक ओशन या अटलांटिक महासागर के बीच में से बेटा एक दरार इस प्रकार से आप कह लो पड़ी हुई है, एस टाइप की दरार है। मतलब प्लेटें दूर जा रही हैं, ये इधर जा रही है प्लेट और ये इधर जा रही है। तो इसके बीच में मैग्मा धीरे धीरे करके बाहर आने लगा है और खूब बड़ा सा एक प्लेटू इसने समुद्र के अंदर बना लिया है, और उस प्लेटू को बोलते हैं मिड ओशनिक रिज, RIDGE, रिज। मध्य महाद्वीपीय कटक भी इसको कहते हैं। मध्य महाद्वीपीय कटक या मिड ओशनिक रिज या मिड कॉन्टिनेंटल रिज भी इसको कहते हैं, कि दो कॉन्टिनेंट के बीच में एक रिज है। रिज मतलब समुद्र के अंदर इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर बना। तो ये जो है, ये नई चीज बन रही है। जैसे मैंने कहा कि धीरे धीरे करके समुद्र से ऊपर, अभी समुद्र के अंदर डूबा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे करके प्लेट तो दूर जा रही हैं, समुद्र के ऊपर आ जाएगा, लोग फिर इस पर रहेंगे, तो इसलिए इसको कंस्ट्रक्टिव मार्जिन कहते हैं। लिखिए फटाफट इस बात को, दोनों फिगर बनाने के बाद लिखिए। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, व्हेन टू प्लेट्स मूव्स अप अवे फ्रॉम ईच अदर, जब दो प्लेटें एक दूसरे के दूर जाती हैं, व्हेन टू प्लेट्स मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर, तो भीतर का मैग्मा बाहर आ जाता है। देन द मैग्मा comes out, then the magma comes out and creates a plateau, और एक पठार का निर्माण करता है। इन प्लेटों के किनारे पर कुछ नया निर्माण हो रहा है। Some new construction is being happening at the margin of these plates. इन प्लेटों के किनारे पर कुछ नया निर्माण हो रहा है, इसलिए इन किनारों को निर्माणात्मक किनारा कहते हैं। That is why these margins are called as constructive margin. Constructive margin कहते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण, अटलांटिक महासागर में स्थित मध्य महाद्वीपीय कटक, मिड कॉन्टिनेंटल रिज इन अटलांटिक ओशन, और बहुत सी ऐसी जगह हैं। अच्छा, ये तो हो गया बेटा निर्माणात्मक किनारा। दूसरा वाला जो है वो थोड़ा समय लगाएगा पढ़ने में, कई सारी चीजें समझेंगे उसमें हम। जब दो प्लेट एक दूसरे की तरफ आएंगी तो एक प्लेट दूसरे के अंदर घुस जाएगी, यानी कि यहां पर जो चीज हमारे पास थी वो खत्म हो जाएगी, यानी ये डिस्ट्रक्टिव मार्जिन हो गया, ये चीज कुछ चीज खत्म कर रहा है। तो इसलिए इसको मैं लिख दे रहा हूं डिस्ट्रक्टिव मार्जिन या विनाशी किनारा। विनाशी किनारा, इसको मिटा देता हूं मैं, है ना। विनाशी किनारा, तो विनाशी किनारे में क्या होगा बेटा, इसमें दो प्लेटें एक दूसरे के पास आएंगी, है ना। तो ये नंबर 2 है डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। तो चलो देखिए, अब मान लीजिए दो प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हैं, एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है।
तो जब पास आएंगी तो एक प्लेट थोड़ी सी ज़्यादा भारी होगी, दूसरी प्लेट थोड़ी सी हल्की होगी। जो भारी प्लेट होगी वो जब टक्कर होगी तो वही वाली प्लेट, भारी वाली प्लेट हल्की वाली के अंदर यहां पर अंदर चली जाएगी। और अंदर क्या है? अंदर मैग्मा है। तो अंदर मैग्मा है तो मैग्मा में जाकर वो खत्म हो जाएगी, है ना। लेकिन यहां पर डिपेंड करता है कि कौन सी प्लेट भारी है, कौन सी हल्की है। तो उससे अलग अलग टाइप की चीजें बनेंगी। जैसे प्लेट वेट के अनुसार, उनका जो वेट होता है उसके हिसाब से दो टाइप की होती हैं। देखिए, एक होता है महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट या कॉन्टिनेंटल प्लेट। ये कॉन्टिनेंटल प्लेट जो होती है बेटा, ये हमेशा भारी होती, सॉरी, ये हमेशा हल्की होती है। और दूसरी होती है महासागरीय प्लेट, महासागरीय प्लेट या ओशनिक प्लेट। और ओशनिक प्लेट हमेशा भारी होती है। मतलब कोई बहुत टेक्निकल चीज नहीं है, ऐसी जगह, ऐसी प्लेट जिसके ऊपर ओशन है, महासागर है, समुंदर है, वो कहलाती है महासागरीय प्लेट। और ये समुद्र का पानी की वजह से वो बहुत भारी होती है वो प्लेट। जबकि ऐसी प्लेट जिसके ऊपर समुद्र नहीं है, खाली एक कॉन्टिनेंट है, कोई देश है, लोग रहते हैं, वो उतनी भारी नहीं है, तो वो इसके कंपैरिजन में हल्की होती है। अब इसको अगर मैं C से डिनोट करूंगा और इसको अगर मैं O से डिनोट करूंगा, है ना, तो तीन कंडीशन बन सकती है। हो सकता है जो दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, हो सकता है कि उसमें से एक कॉन्टिनेंटल हो और दूसरी ओशनिक हो, यानी एक हल्की हो दूसरी भारी हो। या यह भी हो सकता है कि एक कॉन्टिनेंटल हो दूसरी भी कॉन्टिनेंटल हो, है ना। या यह भी हो सकता है कि एक ओशनिक हो दूसरी भी ओशनिक हो। तो इन तीनों कंडीशन में अलग अलग टाइप की चीजें बनेंगी। आइए देखते हैं क्या क्या चीज बनेगी। तो मान लेते हैं कि पहली केस हम देख लेते हैं कि पहला केस जो है ये वाला देख लेते हैं साहब, कि मान लीजिए जो प्लेट है, ये प्लेट कौन सी है? ये प्लेट ओशनिक है, यानी भारी वाली है भैया, इसके ऊपर समुंदर है, ओशन है। और ये जो है कॉन्टिनेंटल है, यानी हल्की वाली है, इसके ऊपर लैंड है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर ये बनाना पड़ेगा, ये ओशन बनाना पड़ेगा। अभी इसको मिटा देता हूँ, अभी इसको सीधा बना देता हूँ। तो ये प्लेट ऐसे है भाई, है ना, ये प्लेट इस प्रकार से है। तो यहाँ पर ओशन बना हुआ है, समुद्र बना हुआ है, ये पानी बना दिया मैंने, दिस इज वाटर, पानी बना दिया। तो अब जब ये प्लेट भारी है और जब अंदर जाएगी तो आप समझिए ये अंदर कैसे जाएगी। जब ये जो किनारा है ये ऐसे ही तो जाएगा अंदर, इस टाइप से अंदर जाएगी ये प्लेट। जब अंदर जाएगी तो यहां जो अंदर किनारा बना, तो यहां पर गहरा, ये समुद्र है, ये समुद्र का एरिया है। यहां पर आदमी खड़ा हुआ है तो इसको समुद्र दिख रहा है ना, तो इसके किनारे पर यहां पर बहुत गहरा समुद्र बनेगा कि नहीं बनेगा? आप समझ रहे हैं कि दो प्लेटें हैं, जब ये प्लेट अंदर जा रही है तो गहरा, इसके किनारे पर एक गहरी जगह बनेगी कि नहीं बनेगी? समुद्र के अंदर यहां मैं खड़ा हुआ हूं तो मुझे दिखेगा यहां पर एक बहुत गहरी जगह है। तो एक तो जो ओशनिक किनारा है वहां पर बहुत गहरे गहरे गड्ढे बन जाएंगे। ये गहरे गड्ढे इतने गहरे गड्ढे होते हैं कि 11-11 किलोमीटर गहरे होते हैं। जैसे इसको बोलते हैं ट्रेंच, इसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज, हिंदी में कहते हैं गर्त, अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रेंच। और दुनिया का सबसे गहरा ट्रेंच कौन सा है? मारियाना ट्रेंच। और मारियाना ट्रेंच कहां पे है? मारियाना ट्रेंच फिलीपींस में है, फिलीपींस के ईस्टर्न कोस्ट पे है, पैसिफिक ओशन में। अभी उसको समझाऊंगा मैं फिगर बना करके। अच्छा, तो एक तो कंडीशन ये हुई कि इसके किनारे पर बन गया गहरा गड्ढा। कौन से किनारे पे? ओशनिक वाले किनारे पे। अच्छा, और ये तेजी से अभी अंदर जा रही है तो यहां पर मैग्मा, ये इसकी रॉक टूट रही है, वो मैग्मा बन रही है। तो मैग्मा तो यहां पहले भी था, लेकिन मैग्मा अब बढ़ गया, मैग्मा का आयतन, मैग्मा का वॉल्यूम अब अंदर बढ़ गया। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, ये पानी भी तो रिस्क के धीरे धीरे करके अंदर जा रहा है। ये जो पानी है, वाटर, ये भी तो अंदर जा रहा होगा। और वाटर जब अंदर जाएगा तो गर्म होगा, गर्म होकर क्या बनाएगा? स्टीम बनाएगा, भाप बनाएगा। तो मैग्मा में अपने आप में बहुत शक्ति होती है, मैग्मा बहुत तेजी से ऊपर प्रेशर डालता है। लेकिन जब उसके संग में स्टीम भी आ गई, स्टीम का प्रेशर भी आ गया, तो भैया वो प्रेशर डालेगा भयंकर वाला, और भयंकर वाला प्रेशर डालेगा। और वो प्रेशर के जरिए वो देखेगा भैया कहाँ पर जगह है, वो यहाँ जगह है कि यहाँ जगह है। और जहाँ उसको जगह मिली तो वहाँ पर ये प्रेशर से इसको तोड़ता 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 धड़ाम से
ये मैग्मा बाहर आएगा उस प्रेशर के साथ और इस किनारे पर क्या बनाएगा, इस किनारे पर बनेंगे ज्वालामुखी या वोल्केनो। क्या बनेंगे मेरे बच्चों, इस किनारे पर बनेंगे ज्वालामुखी। तो वोल्केनो कौन से किनारे पर बन रहे हैं, कॉन्टिनेंटल किनारे पे, और ओशनिक किनारे पे क्या बन रहे हैं, गर्त बन रहे हैं या ट्रेंच बन रहे हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं कि इस कंडीशन में ज्वालामुखियों का निर्माण होगा, वोल्केनो बनेंगे एंड गर्त बनेंगे, ट्रेंच बनेंगे। एग्जाम्पल समझाता हूं। एग्जाम्पल मैं आपको चलो यहां समझा देता हूं। ये मान लीजिए दिस इज अफ्रीका, इंडिया, दिस इज यूरोप। छोटा बना रहा हूं थोड़ा। अगर आप रशिया के ईस्ट में जाएंगे तो क्या मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका मिलेगा कि नहीं, नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये पूरा साउथ ईस्ट एशिया हो गया। भाई नक्शे में तो आपके भाई ये देखो, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका, ये रूस है, रशिया, एशिया वाला एरिया है। ये नक्शे में ये इधर होता है। बात तो वही है ना, अर्थ तो गोल है ना, तो हम इसके ईस्ट में जाएंगे तो यहां पर पहुंच जाएंगे। तो ये कौन सा ओशन हो गया, ये ओशन कौन सा है, ये ओशन हो गया पैसिफिक ओशन। ये प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन है। अब पैसिफिक ओशन में क्या हो रहा है, यहां पे एक प्लेट है, वो प्लेट इधर और इधर दबाव डाल रही है। मतलब ये जो ओशन है, देखो ये तो ओशन है यहां पे, और ओशन में एक बड़ी सी प्लेट है जो इधर ऐसे प्रेशर डाल रही है। तो ये एक्चुअली अब ओशन वाली प्लेट ये है, तो ये भारी है और ये हल्की है क्योंकि ये कॉन्टिनेंट है। तो ये प्लेट इसके अंदर जा रही है, इस टाइप से इसके अंदर जा रही है, और ये प्लेट इसके अंदर भी जा रही है। समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये भी कॉन्टिनेंट है, ये भी कॉन्टिनेंट है और ये ओशन है। अब ये प्लेट बहुत बड़ी प्लेट है और ये ऐसे करके प्रेशर डाल रही है, तो इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है। तो आप समझिए, इसी को इमेजिन कीजिए कि ये ओशन है। तो यहां पर ओशन प्लेट पे यहां पर गड्ढे क्या बनेंगे, गहरे गहरे गड्ढे बनेंगे, ट्रेंच बनेंगे। और यहां पर क्या बनेंगे, कॉन्टिनेंटल प्लेट पे यहां बनेंगे बड़े बड़े वोल्केनो। तो यहां पर चारों तरफ बड़े 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 वोल्केनो हमको देखने को मिलते हैं। इधर भी मिलेंगे वोल्केनो, क्योंकि वोल्केनो कहां मिलेंगे, कॉन्टिनेंटल प्लेट पे। तो ये पूरे में वोल्केनो हमको देखने को मिलते हैं। तो वोल्केनोस की पूरी एक रिंग बन जाती है ये। इसी को हम बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। क्या बोलते हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। बात समझ में आई आपको कि भैया पैसिफिक ओशन की एक बड़ी सी प्लेट है जो इधर भी प्रेशर डाल रही है, इधर भी प्रेशर डाल रही है। इस वजह से इस किनारे पर बन रहे हैं, इस पूरे किनारे पर चारों तरफ बन रहे हैं वोल्केनोज ही वोल्केनोज। और यहां पर जो जहां पर लैंड है, जहां पर लैंड है वहां बन रहे हैं वोल्केनो, जहां पर ओशन है वहां बन रहे हैं ट्रेंचेस। ये इसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा फटाफट। इस फिगर को बनाइए, इस फिगर को बनाइए और 2-3 लाइन लिखिए। अगला हेडिंग डालिए विनाशी किनारा, डिस्ट्रक्टिव मार्जिन, और लिखिए जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती हैं, when two plates moves away from each apart when two plates moves towards each other, जब दो प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करती हैं तो अपेक्षाकृत भारी प्लेट हल्की प्लेट के भीतर चली जाती है। देन कंपैरेटिवली हैवियर प्लेट सबमर्जेस अंडर द लाइटर प्लेट, और विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोग्राफी कम्स इन एग्जिस्टेंस। अगली लाइन से लिखिए, प्लेटें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। प्लेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स विच इज लाइटर इन वेट, महाद्वीपीय प्लेट जो कि हल्की होती हैं। दूसरा ओशनिक प्लेट विच इज हैवियर इन वेट, महासागरीय प्लेट जो अपेक्षाकृत भारी होती हैं। इस प्रकार 3 परिस्थितियां बन सकती हैं। बाय दिस वे वी कैन सी द 3 डिफरेंट सिचुएशंस। 3 परिस्थितियां बन सकती है। नंबर 1, कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक कोल्यूजन।
या जब महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटें आपस में टकराती हैं, कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक कोल्यूजन। तो उसमें ये फिगर बना लीजिएगा आप लोग, ये भी बना लीजिएगा और उसमें लिख लीजिए इस स्थिति में महासागरीय किनारे पर गर्त का निर्माण होता है, ट्रेंचेस कम्स इन एग्जिस्टेंस एट ओशनिक मार्जिन, और महाद्वीपीय किनारे पर ज्वालामुखी का निर्माण होता है, एंड वॉल्केनोज कम्स इन एग्जिस्टेंस इन या एट कॉन्टिनेंटल प्लेट या कॉन्टिनेंटल मार्जिन। उदाहरण, एग्जाम्पल लिखिए, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, और इस फिगर को बना लीजिएगा आप लोग। छोटे छोटे फिगर इस प्रकार से बनाते चलिए, धीरे धीरे करके दुनिया का नक्शा आपको याद हो जाएगा इसी तरीके से बनाते बनाते, ठीक है। अच्छा, ये तो एक स्थिति हुई, अब इसको मिटा देता हूं मैं। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जब कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराएंगी तो क्या होगा, अब कॉन्टिनेंटल प्लेट टकरा रही है, तो साहब यहां बना लेते हैं उसको। एक कॉन्टिनेंटल प्लेट ये है, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट ये है, ये इधर आ रही है, इधर आ रही है, पानी तो है ही नहीं कहीं पे, ये भी कॉन्टिनेंटल, ये भी कॉन्टिनेंटल, तो ठीक है, दोनों ही हल्की हैं, लेकिन फिर भी दोनों में से एक थोड़ी ज़्यादा भारी होगी, है ना, थोड़ी तो भारी होगी, तो ठीक है, जो भारी वाली है वो हल्की प्लेट के अंदर जाएगी। ये मान लीजिए यही वाली थोड़ी भारी थी, रिलेटिवली भारी थी, तो अंदर चली गई, लेकिन अंदर चली गई तो हो क्या रहा है, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि पानी तो अंदर जा नहीं रहा और बहुत तेजी से भी अंदर नहीं जा रही कि वो वोल्केनो बना सके। तो यहां होता क्या है, यहां पर थोड़े से गहरे गड्ढे बनते हैं। मैं इसको आप एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। मैं देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि इंडिया जो है वो दो प्लेट से मिलकर बना है। था क्या कि ये जो अफ्रीका है, ये इंडिया यहां नहीं था, ये लाइन तो सीधी ऐसे थी। ज़्यादातर लोगों को मानना है कहीं यहाँ से, कुछ लोग अंटार्कटिका भी कहते हैं, तो कहीं यहाँ से इंडिया का जो पेनिनसुलर वाला रीजन है वो टूटा और टूट करके ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके यहाँ पर आया और आ करके यहाँ पर आ गया। नीचे से टक्कर हो गई, लेकिन ऊपर थोड़ा पानी भरा रह गया, इस वजह से। आप समझ रहे हैं, टक्कर तो हो गई लेकिन ऊपर थोड़ा सा गैप रह गया, तो ऊपर यहाँ पर एक रीजन में पानी भरा रह गया। और ये कौन सा सागर था, ये टेथिस सागर था, याद कीजिए। गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया के बीच में कौन सा सागर था, टेथिस सागर था, तो बीच में टेथिस सी बचा रह गया, अंदर प्लेट में टक्कर चल रही है। तो ये कुछ ऐसे बन गया, ऐसे समझ लीजिए कि ये कुछ ऐसे बन गया। ये गोंडवाना लैंड आई, गोंडवाना, नीचे वाला गोंडवाना था, ऊपर वाला लॉरेशिया था, ऐसी तो आया था। तो क्या हुआ, और बीच में यहां पे एक सी है, कौन सा सी बच गया, ये टेथिस सी है, टेथिस सागर या टेथिस सी, यहां पे जो बन गया इस वजह से। अब ये वाली प्लेट एक्चुअली इसके अंदर जा रही है धीरे धीरे करके, ये जो प्लेट है इसके अंदर जा रही है, ये इधर है और ये इसके अंदर जा रही है और जाकर के मैग्मा बनती जा रही है, लेकिन स्पीड बहुत स्लो है। दूसरी बात, पानी वानी अंदर को जा नहीं रहा, तो कोई समस्या नहीं है। दूसरी बात, ये बीच में जो दो ये सागर बन गया। अब सागर छोटा सा था, टेथिस सागर, सागर के अंदर क्या होता है, नदियां गिरती हैं, तो इसके अंदर बहुत सी नदियां गिरने लगी, बहुत सी नदियां यहाँ गिरने लगी, बहुत सी नदियां यहाँ से गिरने लगी, और नदियां अपने साथ सेडिमेंट्स लाती हैं, कंकड़ पत्थर बालू लेकर आती हैं। तो धीरे 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 करके वो कंकड़ पत्थर बालू लाती रही और इसको पूरे को भर दिया गया, ये पूरा भर गया। जब इस प्रकार से स्ट्रक्चर कोई भर जाता है, पानी का पूरा फिल हो जाता है, तो उस स्ट्रक्चर को फिर हम बोलते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं भूसन्नति और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं जियोसिंक लाइन, जियोसिंक लाइन। तो जियोसिंक लाइन बन गई, लेकिन टक्कर नहीं रुकी थी, टक्कर तो अभी भी चल रही थी, चल रही थी, चल रही थी, चल रही थी। तो अब मान लीजिए भाई मेरे पास ये ऐसा कोई मिट्टी का ढेर है, ठीक है, ऐसा मान लीजिए, उसको मैं दबाएगा तो क्या होगा, तो यहां पर एक हिस्सा ऐसे करके ये ऊपर उठने लगा और उठ करके ये इसने क्या बना दिया, इसने माउंटेन रेंजेस बना दी। तो ये जो यहां पर जो बनी, यहां पर
इस प्रकार से पूरी माउंटेन रेंज बन गई। क्या नाम है इसका? हिमालय। और इसके पीछे बन गया तिब्बत का पठार, वो भी ऊंचा हिस्सा। और इसके पीछे बन गया क्युनलुन माउंटेन। तो ये जो एरिया है बेटा, ये बन गया हिमालय माउंटेन रेंज, जो इंडिया और नेपाल एंड भूटान इसमें है। इसके पीछे बन गया ये एक प्लेटू। कौन सा प्लेटू है? ये तिब्बत का पठार है, तिब्बतियन प्लेटू है। और ये बन गया एक और माउंटेन रेंज जिसका नाम है क्युनलुन, जो चाइना में है। और ये क्या बन गए? ये माउंटेन बन गए, माउंटेन रेंजेस बन गई। तो इस कंडीशन में इस किनारे पर बनेंगे माउंटेन, और जो माउंटेन रेंज बनेंगे ये कैसे माउंटेन है? इसके अंदर उन रॉक्स को इतना दबाया गया कि वो बेचारी मुड़ गई हैं, तो इसलिए इनको मोड़दार पर्वत या फोल्डेड पर्वत या वलित पर्वत कहते हैं। तो हिमालय कैसा पर्वत है? हिमालय वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है। फोल्डेड माउंटेन हमेशा वहां बनेंगे जहां पर दो प्लेटें आपस में ऐसे टकराएंगी कि टक्कर की वजह से उसके अंदर की जो रॉक्स हैं वो मुड़ करके ऊपर उठ जाएंगी। समझ रहे हैं ना आप? ऐसे करके टक्कर हुई और रॉक मुड़ करके ऊपर हो गई इस तरीके से। तो ये होते हैं फोल्डेड माउंटेन। इसी प्रकार से क्युनलुन माउंटेन भी फोल्डेड माउंटेन है। तो भाई जो जब कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट प्लेट आपस में टकराई तो क्या बना? तो बने फोल्डेड माउंटेन, फोल्डेड माउंटेन। ठीक है साहब? और क्या बना? जियोसिंक्लाइन बनती हैं, जियोसिंक्लाइन भूसन्नति बनती हैं इससे। चाहे तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, दूसरा हेडिंग डालिए, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए। जब कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराती हैं, या व्हेन टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कोलाइड विद ईच अदर। फिगर आप बना ही लिए आप लोगों ने, नहीं है तो बना लीजिए पहले और उसके बाद लिखिए। लिखिए, दो महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने से, व्हेन टू कॉन्टिनेंटल प्लेट कोलाइड विद ईच अदर, टकराने से उनके बीच में एक भूसन्नति का निर्माण होता है। अ जियोसिंक्लाइन कम्स इन एग्जिस्टेंस इन बिटवीन देम। उनके बीच में एक भूसन्नति का निर्माण होता है और वलित पर्वत बनते हैं। एंड फोल्डेड माउंटेन्स कम्स इन एग्जिस्टेंस, और वलित पर्वत बनते हैं। एंड फोल्डेड माउंटेन कम्स इन एग्जिस्टेंस, जैसे सच एज प्रायद्वीपीय भारत और लॉरेशिया प्लेट टकराने के कारण, सच एज व्हेन पेनिनसुलर इंडिया एंड लॉरेशिया प्लेट कोलाइड विद ईच अदर, टकराने के कारण हिमालय पर्वत श्रृंखला का जन्म हुआ। इट गेव बर्थ टू हिमालय माउंटेन रेंज। हिमालय पर्वत श्रृंखला का जन्म हुआ, इट गेव बर्थ टू हिमालय माउंटेन रेंज। अच्छा बेटा, ये टक्कर जैसा मैंने कहा था आपको अभी भी चल रही है और ये लगातार इसके अंदर जा रहा है। तो टक्कर लगातार चल रही है, इसका मतलब हिमालय की ऊंचाई अभी लगातार बढ़ रही है। तो लिख लीजिए इस बात को, ये टक्कर अभी भी चल रही है। दिस कोल्यूजन इज स्टिल ऑन गोइंग। ये टक्कर अभी भी चल रही है, दिस कोल्यूजन इज स्टिल ऑन गोइंग। इसी कारण हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। दैट इज वाई द हाइट ऑफ हिमालय इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। ठीक है मेरे बच्चों? ओके जी, तो ये दो हो गए साहब। अब तीसरा आते हैं साहब। ओशनिक और ओशनिक प्लेट जब टकराएंगे तो क्या होगा? जब दो ओशनिक प्लेट टकराएंगे तो क्या होगा? देखिए, समुद्र की प्लेट है दोनों, मतलब एक प्लेट ये आई, दूसरी प्लेट ये आई, ये भी ओशनिक है, ये भी ओशनिक है, ये दोनों ही भारी हैं। दूसरी बात, दोनों पर पानी भरा हुआ है। भाई यहाँ तो ऊपर पानी भरा हुआ है तभी तो ओशनिक प्लेट है। तो जो एक प्लेट जो थोड़ी ज्यादा भारी होगी वो अंदर चली जाएगी, और जब अंदर जाएगी तो भारी दोनों ही, तो यहां पर तो गड्ढा बन जाएगा एक। तो ये क्या बन जाएगा? ट्रेंच बन जाएगा, समुद्र के अंदर गहरा गड्ढा, ट्रेंच या गर्त बन जाएगा। और अगेन यहां भी पानी अंदर जाएगा मैग्मा के अंदर, और ये अगेन प्रेशर डालेगा और दूसरी प्लेट के साइड पे ज्वालामुखी बनेगा जो समुद्र के अंदर फटेगा। समुद्र के अंदर वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं सर, लगातार होते हैं। बहुत सी जगह हैं, बहुत सी जगह तो ऐसी हैं जहां पर पहले समुद्र था और ज्वालामुखी इतने अंदर वॉल्केनिक इरप्शन होते रहे कि वो उसके बाद उसका मैग्मा धीरे धीरे करके ऊपर आता रहा और ऊपर समुद्र के ऊपर आ गया, फिर लोग उस पर रहने लगे। ऐसे बहुत सारे देश बन गए हैं, जैसे फिलीपींस, जैसे जापान। जापान जहां है वहां पर समुद्र था पूरे पे,
लेकिन वहां पर वो पूरा वॉल्केनोज वहां फटते रहे और वहां पर इतना मैग्मा इकट्ठा हुआ कि वो मैग्मा समुद्र से ऊपर आ गया और जापान एक आइलैंड बन गया, जो पूरा वॉल्केनिक आइलैंड है। जापान इज अ वॉल्केनिक आइलैंड है ना, फिलीपींस इज अ वॉल्केनिक आइलैंड। तो बहुत सारी जगह इस प्रकार से दुनिया में बनी है। तो यहां पर भी ये दोनों चीजें बनेंगी, ट्रेंच बनेंगे और वॉल्केनिक माउंटेन्स बनेंगे, लेकिन वो बनेंगे अंडर द ओशन। लिखिए इस बात को, जब दो महासागरीय प्लेट आपस में टकराती हैं, व्हेन टू ओशनिक प्लेट कोलाइड विद ईच अदर, जब दो महासागरीय प्लेट आपस में टकराती हैं, ओशनिक प्लेट्स कोलाइड विद ईच अदर, तो गर्त का निर्माण होता है, देन ट्रेंचेस कम्स इन एग्जिस्टेंस, गर्त का निर्माण होता है, और समुद्र के अंदर ज्वालामुखी बनते हैं, एंड वॉल्केनोज टेक्स प्लेस अंडर द ओशन, और समुद्र के अंदर ज्वालामुखी बनते हैं। ठीक है भाई, तो ये था विनाशी किनारा। पहले कंस्ट्रक्टिव मार्जिन की बात की थी हमने कि दो प्लेट एक दूसरे की तरफ दूर जा रही हैं, फिर डिस्ट्रक्टिव मार्जिन की बात की, दो प्लेट एक दूसरे के अंदर जा रही हैं। अब तीसरी बात करते हैं। तो बेटा तीसरा जो टाइप है प्लेट के मार्जिन का, वो जब प्लेटें ऐसे ऐसे मूवमेंट करेंगी, तो जब ऐसे मूव करेंगी तो ना तो कुछ बन रहा है, ना कुछ कम हो रहा है, तो कुछ नहीं हो रहा, तो ये कंजर्वेटिव मार्जिन है। तो तीसरा वाला जो है उसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं संरक्षी किनारा या कंजर्वेटिव मार्जिन। कंजर्वेटिव मार्जिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक ये बड़ी सी कोई प्लेट थी, कोई बड़ी सी प्लेट है, और यहां पे मैग्मा भरा पड़ा है, ये मैग्मा है, लावा प्लस गैस। अचानक से इस प्लेट में रिफ्टिंग हो जाती है। रिफ्टिंग मतलब इसमें दरार पड़ जाती है। जैसे ये मान लीजिए दरार पड़ गई, अब ये तीन टुकड़े हो गए, अलग नहीं हुए लेकिन दरार पड़ने की वजह से तीन टुकड़े हो गए, आप ऐसे मान सकते हैं। अब इसमें से कोई टुकड़ा ऊपर चला जाता है, कोई टुकड़ा नीचे चला जाता है। जैसे मान लीजिए ये टुकड़ा ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, ये नीचे चला गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसमें अगले कुछ सालों बाद स्थिति कैसी पैदा होगी कि ये हिस्सा तो नीचे चला गया था, ये साइड नीचे चली गई, बीच वाला हिस्सा ऊपर चला गया, और ये साइड वाला फिर नीचे चला गया। ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि नहीं? तो यहां बीच में बन गया एक पर्वत, बीच में बन गया एक माउंटेन, सीधे ऊपर गया, और साइड में उसके बन गई दो वैली। इस टाइप से जो माउंटेन बनता है उसको हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन या ब्लॉक पर्वत, हिंदी में इसको भ्रंशोत्य पर्वत भी कहते हैं। हालांकि हिंदी में भी ब्लॉक माउंटेन ही लिखा आता है एग्जाम में, इसका और नाम होता है भ्रंशोत्य पर्वत। और साइड में दो वैलीज बन गई, और इन वैलीज को हम बोलते हैं भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी, या इंग्लिश में बोले तो रिफ्ट वैली, RIFT, रिफ्ट वैली। और इसका मैं फटाफट बड़ा बढ़िया सा एग्जाम्पल आपको बताता हूं, और उस एग्जाम्पल से कितनी बार जाने क्वेश्चन आज से एग्जाम में पूछे गए हैं। इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले। देखिए ये आपका हो गया प्यारा भारत। इंडिया के अंदर क्या है, इस प्रकार की सिचुएशन बनी है एक कि बीच वाला हिस्सा ऊपर चला गया, साइड वाला हिस्सा नीचे चला गया। तो यहां पर वो स्थिति बनी है। तो ये तो हो गया मान लीजिए एक माउंटेन, वो ब्लॉक माउंटेन हो गया। तो ब्लॉक माउंटेन हो गया, तो ये तो हो गया वो ब्लॉक माउंटेन, और इसके साइड में बन गई यहां से वहां तक फिर रैली। भाई ये एक ब्लॉक माउंटेन बनता चला गया, फिर रैली भी तो उसके वैली भी तो बनती चली गई उसके साइड से। इधर एक वैली बन गई और इधर एक दूसरी वैली बन गई। ये जो माउंटेन है इसका क्या नाम है, इसका नाम है सतपुड़ा। तो सतपुड़ा इन इंडिया इज अ ब्लॉक माउंटेन, और इसके दोनों तरफ क्या है, रिफ्ट वैली है, भ्रंश घाटियां हैं। जो भी पानी इस सतपुड़ा के आसपास बरसेगा वो उन घाटियों में चला जाएगा। भाई पानी कहाँ जाता है, गड्ढों में जाता है। जहां पर स्लोप है, गड्ढे हैं, पानी वहां चला जाएगा, तो पानी उन गड्ढों में चला जाएगा। तो यहां जो भी पानी बरसेगा वो सब इन गड्ढों में चला जाएगा, और यहां पर एक नदी बनेगी, और यहां पर भी एक नदी बनेगी, और वो नदी का डायरेक्शन इधर है। नीचे जो नदी है उसका नाम है ताप्ती,
और ऊपर जो नदी है इसके नॉर्थ में उसका नाम है नर्मदा। तो नर्मदा और ताप्ती ये दो ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली में बहती हैं। हालांकि इंडिया का जो स्लोप है वो ऐसे है, सारा पानी ऐसे बहता है इंडिया में, तो फिर यहां उल्टा कैसे बह रहा है आप समझिए कि स्लोप तो इधर ही है, लेकिन मान लीजिए ये जो कमरा है इसका स्लोप उस तरफ है, लेकिन मान लीजिए मैं यहाँ पर गड्ढा खोद दूं, इस जगह पर एक गड्ढा खोदूं और उसका स्लोप इधर बना दूं मैं, तो पानी तो सब उधर जाएगा, लेकिन इस गड्ढे के अंदर जो पानी जाएगा वो तो सब इधर निकल जाएगा। तो ऐसे ही हुआ है कि भारत में ये लंबी लंबी दो नदियां इस तरफ बहती हैं वेस्ट में, नर्मदा और ताप्ती, अरेबियन सी में जाकर गिरती हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी हो सकती थी, और भी होती है, वो ये होती है कि इसका उल्टा भी हो जाता है कि बीच वाला नीचे चला गया और साइड वाले ऊपर चले गए। भाई ऐसा भी तो हो सकता था कि बीच वाला नीचे गया, साइड वाले ऊपर चले गए, तो वो भी हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहां पर दो माउंटेन बन जाएंगे और बीच में बन जाएगी एक रिफ्ट वैली। जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल दे देता हूं एक, जैसे देखिए ये फ्रांस है ना, और फ्रांस के इधर ये इटली है, यहाँ पे स्विट्जरलैंड है, और यहाँ पर है एक बढ़िया सा देश जर्मनी। दिस इज जर्मनी। तो जर्मनी में ऐसा ही हुआ है, एक ब्लॉक माउंटेन इस टाइप से बन गया और एक ब्लॉक माउंटेन इस टाइप से बन गया, और उनके बीच में फिर क्या बन गया, एक वैली बन गई, और उस वैली में हमेशा बहेगी फिर एक नदी। तो इस वैली में एक नदी बहती है। ये जो इधर वाला जो 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 ब्लॉक माउंटेन है जर्मनी के अंदर है, ये इसका नाम है वॉसजेस माउंटेन। इसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। तो ब्लैक फॉरेस्ट और वॉसजेस दोनों ब्लॉक माउंटेन है और दोनों जर्मनी में, यूरोप में है, और इनके बीच में जो रिफ्ट वैली है उसमें एक नदी बहती है जिसका नाम है राइन नदी, राइन रिवर, और इंपॉर्टेंट रिवर है। ठीक है भाई, तो ये भी इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। तो ये हमारी जो है प्लेट टेक्टोनिक है, और प्लेट टेक्टोनिक की वजह से क्या क्या चीज़ क्या क्या कैसे कैसे बनी उसके बारे में हमने बातें की। और कुछ बातें करेंगे।